तो साथियों दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी फाइंड में स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं जो ग्राम विकास अधिकारी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो बीपीडीओ स्पेशल दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जो आपको आज डिस्कस करवा रहे हैं। पेपर का लेवल दोस्तों आपको मॉडरेट प्लस ही मिलने वाला है, तो इसलिए जिस भी स्टूडेंट के इस पेपर सेट में 70 प्लस या 70 के आसपास नंबर आएगी उसका स्कोर दोस्तों, उसका जो पढ़ाई का स्कोर है, पढ़ाई का लेवल है, काफी अच्छा है, यानी वीडियो बीपीडीओ के हिसाब से। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 14वें को, और बात करें प्रैक्टिस सेट 13 की। तो देखिए दोस्तों ये ज्योग्राफी स्पेशल होना था, इसे हम कुछ कारण के व्यस्तता के कारण नहीं करा पाए थे। तो आप सभी का दोस्तों सपोर्ट रहेगा तो जल्द ही हम आपको ये सभी क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां आज डिस्कस कर रहे हैं और आंसर आप देते जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और यहां पर लिखा है अभिराम और अविराम। आपको ये बताना है कि इसका जो सही अर्थ है वो कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुंदर और लगातार। देखिए अविराम का मतलब होता है यहां पर सुंदर, अति सुंदर व्यक्ति, ठीक है। और अविराम का मतलब होता है जो रुके नहीं, विराम ना करे, यानी लगातार। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूछा गया है कि निम्न के शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करें। देखिए तद्भव शब्द का चयन आपको करना है और आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा, कोयल नहीं होता है, कोकिल होता है। इक्सु आपको यूकेपीएससी ने अभी हाल ही में पूछ लिया है। कुष्ठ ध्यान रखिएगा, कुष्ठ आप कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तो चयन कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के, तो शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपने पढ़ लिया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो दही खट्टा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दही जो शब्द होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है और पुल्लिंग में दोस्तों यहां पर खट्टा का ही प्रयोग होगा। देखिए वह दंड देने के योग्य है, तो योग्य दंड के लिए नहीं होगा, यहां पर पात्र आएगा। वह दंड देने वह दंड का पात्र है, कुछ ऐसा आएगा। यहां पर श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, हर एक यहां पर लिखा गया है एक वचन में, तो गए यहां पर बहुवचन में कैसे हो गया, गया यहां पर सही होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और आंसर दीजिएगा। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी के लिए एक शब्द है और इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, जीन यहां पर सही शब्द है। देखिए घोड़े की पीठ पर रखने के लिए गद्दी को जीन कहते हैं। देखिए जारज का मतलब होता है दोस्तों जो अवैध संतान होती है उसे जारज शब्द के लिए प्रयोग होता है। खलवाट किसे होता है, खलवाट की बात करें तो जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं उसे यहां पर खलवाट कहते हैं। और दुर्दिन का मतलब होता है दोस्तों यहां पर बुरे दिन, यानी बुरे दिनों के लिए एक शब्द की बात करें तो दुर्दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए यहां पर गढ़वाली लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ढूंगा मां धेराल त्याग देना, घुंडू घुंडू फूकेगे कुत्राण कख आए, और नितांत लापरवाह होना, भूई मां खुटानी धरेंदा अत्यधिक पीड़ा होना, और भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति। तो ये लोकोक्ति है, इसका आंसर आपको बताना है कौन सा सही मेल नहीं है। तो देखिए दोस्तों एक ही यहां पर गलत है, बाकी सभी सही है। और जो गढ़वाली या कुमाऊनी गढ़वाली अच्छे से जानते होंगे वो आराम से शायद कर देंगे इस प्रश्न को, और जो प्लेन्स वाले हों शायद उनके लिए ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्रमुख गढ़वाली लोकोक्ति है ना, ढूंगा मां धेराल का मतलब होता है दोस्तों त्याग देना। जी हाँ बिल्कुल सही है, ढूंगा मां धेराल मतलब त्याग देना। ढूंगा का मतलब पत्थर में, यानी पत्थर में किसी के लिए रख देने का मतलब ये अर्थ निकलता है कि हमने उस चीज को क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर बी है, जैसे बी है ऑप्शन बी कि गुंडू गुंडू फूके गए, यानी जो पैर का ये घुटना होता है ना वहां तक फूक गया यानी जल गया है। लेकिन कुत्राण का काय, कुत्राण का मतलब होता है, देखिए गढ़वाली में एक शब्द होती है जब यहां पर क्या होता है कि जैसे कपड़ा जलता है ना तो उसकी जो गंध आती है उसे कुत्राण कहते हैं। तो कुत्राण का काय मतलब घुटने तक जल चुका है, कुत्राण का काय मतलब तब भी इतना जल गया और उसे अभी भी एहसास नहीं हो रहा है, मतलब नितांत लापरवाह होना, ये बिल्कुल सही है। भीमा खुट्टानी धरेंदा, तो देखिए दोस्तों यही गलत है। भीमा खुट्टानी धरेंदा का मतलब होता है अत्यधिक हर्षित होना। बोलते हैं ना कि भैया जमीन में पैर नहीं पड़ रहे, मतलब वो इस समय क्या है, अत्यंत खुशी में है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। और भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल, देखिए फ्यूली आप जानते होंगे एक छोटा सा फूल होता है
और भैंसे मतलब भैंस, गिच्चा मतलब मुंह में, तो उसके मुंह में अगर फूली का जो फूल आएगा छोटा सा फूल होता है और भैंस का मुंह कितना बड़ा होता है, तो आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहां पर बलराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का कि निम्नलिखित में से बलराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 6 और इसका सही आंसर आपको मिलेगा, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर डी आपको मिलेगा। देखिए बलभद्र बिल्कुल बलराम जी को कहते हैं। हलायुद्ध, देखिए हल से आप याद कर सकते हो, बलराम जी का क्या होता है, हल होता है ना, हल, हल से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो हलायुद्ध। श्याम बंधु, बंधु का मतलब भाई, श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का भाई, तो यह भी बिल्कुल सही है। पवमान का मतलब हवा से होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे और यहां पर 8 पे इसका आंसर दीजिएगा। ग्राम विकास अधिकारी में यह पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दीजिएगा दोस्तों। देखिए आज हम थोड़ा यहां पर फास्ट मोड में रखेंगे, एक एनर्जी मोड में रखेंगे, तो आप भी दोस्तों एनर्जी के साथ इन सभी प्रश्नों के आंसर देते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निसीम व उत्पत्ति शब्दों का सही जोड़ा कौन सा होगा। देखिए निसीम और उत्पत्ति सही जोड़ा कौन सा होगा, सभी ऑप्शन को आपको देखना है और फिर आंसर करना है। पूछा गया प्रश्न है, वीडियो 2021 का यह प्रश्न है, 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर की बात करें तो जी आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी। देखिए ये दोस्तों, देखिए निसीम यानी निसीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, निसीम है ना, तो इसका विलोम होता है सीमित। उत्पत्ति यानी नाश, ये विलोम शब्द होता है। अब देखिए निसीम का मतलब यहां पर बिना सीमा के है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन उत्पत्ति का मतलब यहां पर क्या हो गया, समापन, ये यहां पर थोड़ा सही नहीं होगा, ठीक है। उत्पत्ति का नाश यहां पर ज्यादा सही होगा। तो देखिए निसीम ये तो क्या हो गया, समानार्थी हो गया, ये विलोमार्थी हो गया है, तो यहां पर ये भी मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। असंगत का चयन कीजिए। देखिए असंगत का चयन कीजिए। असंगत का इला, कर्णिका, निधात्री, भामा। शायद आप इसका आंसर देने में थोड़ा 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 यहां पर आपको डाउट होगा, फिर भी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए इला मतलब क्या होता है, माता सरस्वती। कर्णिका भी माता सरस्वती का पर्यायवाची, निधात्री भी सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द। भामा दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है, जो इसलिए असंगत है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और आंसर दीजिएगा। देखिए पूछा है यहां पर, आपको पूछा है कि तसलवा तोर की मोर लोकोक्ति का अर्थ क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर आपको देना है। तो तसलवा तोर की मोर दोस्तों लोकोक्ति का जो अर्थ होगा ना, ये यहां पर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का तसलवा तोर की मोर, देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु को लेकर झगड़ा करना। जैसे आजकल कैसी स्थिति बन रखी है, यूक्रेन की बन रखी है ना, तो यूक्रेन और यहां पर जैसे क्रीमिया की बात करें, रूस की बात करें, तो इसके लिए यानी इसके लिए जो यूक्रेन यहां पर क्रीमिया क्षेत्र है, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या होता है, यानी तसलवा तोर की मोर होता है, मतलब किसी वस्तु को लेकर झगड़ा करना होता है। स्वयं के अनुरूप संगत करना दोस्तों यहां पर यह नहीं होगा है। इसके लिए यहां पर एक जो शब्द बनता है, लोकोक्ति बनती है, वो ऐसे बनती है कि जस तू दूल्हा तस बाराती, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। नियम के अनुरूप कार्य करने वाली सूची के लिए एक शब्द है। नियम के अनुरूप कार्य करने वाली सूची के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 10, तो जी हां ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर ए आपको मिलेगा, सफेद सूची इसे कहते हैं। अब देखिए काली सूची तो दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते हैं, जैसे आजकल ब्लैकलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी में यहां पर नकल की थी, है ना, वन दरोगा में नकल की थी, तो वो ब्लैकलिस्ट में क्या है, शामिल है, मतलब गलत सूची, जिन्होंने गलत व्यवहार किया है उनका नाम इसमें आता है। और कार्य सूची तो दोस्तों यहां पर होगा नहीं, तो ऑप्शन ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 11 और क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये 1955 में किया गया था। ऑप्शन बी यहां पर सही है। राजभाषा संबंधी आयोग देखिए 344 अनुच्छेद में है। जून 1955 में इसके गठन के आदेश दिए गए थे। पहली रिपोर्ट इन्होंने 1956 में प्रस्तुत की थी और पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बीजी खेर बने थे, बाल गंगाधर खरे बने थे। क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर दीजिएगा। कारण की उपस्थिति होने पर भी कार्य ना होने की दशा में कौन सा अलंकार होता है। कारण की उपस्थिति होने पर भी कार्य ना होने की दशा में जो अलंकार होता है वो विशेषोक्ति होगा। देखिए कारण भी है तब भी काम नहीं कर रहा, तो स्थिति कुछ विशेष ही होगी ना, तो विशेषोक्ति अलंकार यहां पर होता है।
और देखिए दोस्तों, जहां पर कारण के विद्यमान रहते हुए भी कार्य नहीं होना पाया जाता है, वहां पर विशेषोक्त अलंकार होता है। इसका एक एग्जाम्पल काफी बार पूछा जाता है कि जल बीच मीन प्यासी, है ना। जल के बीच जो मछली है वो प्यासी है, कारण है फिर भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्त अलंकार। अब विभावना अलंकार दोस्तों इसका अपोजिट होता है, यानी कारण बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इसका आंसर देना है 13 14 का। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अनाधिकृत। दोस्तों गलत होता है, अनाधिकृत कोई भी शब्द नहीं होता है, अनधिकृत होता है। क्या होता है, अनधिकृत, ध्यान रख लेना है, अनधिकृत होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा, अनधिकृत। क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 है, निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो देखिए दोस्तों, फारसी भाषा अरबी भाषा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूजिंग शब्द होते हैं। फिर भी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा यतीम। देखिए जब हम यतीम की बात करते हैं ना, ये अरबी भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है, अरबी भाषा के शब्द है। सरकार, गवाह, मजदूर, है ना, ये सभी क्या है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। और बाकी बात करें, जैसे अरबी की बात करें, तो अरबी के जो महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आपने देखे होंगे, अदालत होता है, वकील होता है ना। इसके अलावा बात करें यहां पर अगर आप देखोगे, देखिए गवाह, ध्यान रख लें दोस्तों, फारसी भाषा का है, ठीक है। गवाह यहां पर भी आता है ना अदालत से संबंधित शब्दावली में, लेकिन गवाह क्या है, ये फारसी भाषा का शब्द है। अदालत, वकील, अखबार, औरत, है ना, इमारत, ये सभी शब्द दोस्तों क्या है, यहां पर ये अरबी भाषा के शब्द है जो आपको पूछे जाते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 15 पे और 16 पे। देखिए विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का जो संपादन किया था दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अभिजात शब्द का अर्थ क्या होगा, अभिजात सा, अभिजात का, यह भी दोस्तों वीडियो एग्जाम में आपको पूछा गया प्रश्न है। अभिजात शब्द का अर्थ क्या है, तो अभिजात का अर्थ होता है यहां पर पूज्य। देखिए कमल पे मत चले जाना, कंफ्यूज हो सकते हो। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, या फिर हम इसे कहें पूज्य, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 17 और 18, देखिए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। क्रोध, बुढ़ापा, छाया और चैन। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग बहुत आसान होता है, या पुल्लिंग शब्द का, उसके पीछे क्रिया लगा दीजिए। तो क्रोध आ रहा है, आ रही है नहीं होता है, आ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा आ गया मतलब पुल्लिंग शब्द है। छाया पड़ रही है, तो यही स्त्रीलिंग शब्द होगा। और चयन हो गया, चयन हो गई नहीं होता है, चयन हो गया मतलब पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। कभी का अकेलापन और लेखक की रोटी नामक जो प्रसिद्ध गद्य संग्रह है, ये किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंगलेश जबराल जी आपको मिलेगा। इनकी केवल ये 4 बुकें, जो 5 बुक्स है, यही आपको ध्यान रख लेनी है, यही बार बार पूछी जाती है। हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह है, घर का रास्ता और नए युग में शत्रु, यही रचना है जो मंगलेश जबराल जी से बार बार पूछी जाती है। और साहित्य अकादमी अवार्ड 2000 में दिया था हम जो देखते हैं के लिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 19 और 20 दोनों का आंसर दीजिएगा। कविता कल घर गई में कौन सा काल होगा। कविता कल घर गई कौन सा काल होगा। देखिए कार्य हो चुका है मतलब यहां पर भूतकाल होगा। कौन सा भूतकाल होगा जरा बताइएगा। तो जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिलेगा, सामान्य भूतकाल मिलेगा। अब यहां पर देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य भूतकाल देखिए हमने एक बार पहले भी आपको कराया था, एक बार रिवाइज करा देते हैं। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जो हमारी कोई धातु होती है ना, यानी यहां पर आप देखो कि यहां पर उसके पीछे आपको या तो आ मिलेगा, ई मिलेगा, ए मिलेगा, चुका, चुकी, चुके, या ये ई। अगर किसी भी क्रिया में आपको ये पीछे दिख रहा है, आ, ये, ए, चुका, चुकी, चुके, या ये ई, तो समझ जाना यहां पर ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। मतलब यहां पर देखिए कविता कल घर गई, ई, गई, ई,
ई का मतलब यहां पर क्या होगा, ये सामान्य भूतकाल होगा। देखिए आ ई ए अगर कहीं पर आपको दिखे किसी धातु क्रिया के पीछे, तो समझ जाना ये क्या होगा, ये सामान्य भूतकाल होगा। और इसी क्रिया के पीछे के बाद अगर आप यहां पर है शब्द जोड़ देते हो ना, है हूं हो, तो ये सामान्य भूतकाल दोस्तों आसन भूतकाल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कविता ने पुस्तक पढ़ी है, कविता ने पुस्तक पढ़ी सामान्य भूतकाल, कविता ने पुस्तक पढ़ी है आसन भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भ्रमर गीत के रचनाकार हैं, भ्रमर गीत के रचनाकार आपको मिलेंगे यहां पर सूरदास जी। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो देखिए दोस्तों ये तो थे हिंदी के 20 प्रश्न। कितने आपके सटीक यहां पर सही हुए 20 में से जरा बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, कितने आपके यहां पर 20 में से 20 सही हुए हैं या नहीं। तो ये हिंदी में बताइएगा कितना स्कोर बना है हिंदी में। तो अब चलते हैं यहां पर, देखिए दोस्तों यहां पर रीजनिंग उत्तराखंड जीएस के अब मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन इसका आंसर देते जाएगा। पंवार वंश में स्वयं की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था? पंवार वंश में स्वयं की मुद्रा चलाने वाला जो पहला शासक था ना, ये था लखन देव। कौन था? लखन देव या लक्ष्मण देव। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको गढ़वाल की मुद्राओं से, पंवारकालीन मुद्राओं से क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रख लेना, यहां पर जो प्रचलित रुपए थे या सिक्के थे, एक था टका तिमासी जौ। टका तिमासी जौ आपको पूछ लिया जाए, देखिए टका तो आप आसानी से कर दोगे क्योंकि आपने कई बार सुना है। अगर आपको पूछा जाएगा कि पंवारकालीन समय में तिमासी जौ क्या था, तो ये क्या थे, ये मुद्राएं थी। ठीक है, फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा चलाई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 40 टका का एक गढ़वाली रुपए हुआ करता था, और गढ़वाली जो 50 टका है उसका एक फर्रुखाबादी रुपए हुआ करता था। तो पूछ ले सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक शुरू किया गया, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक। तो आप आंसर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बंगलुरु में किया गया है। सुनिए दोस्तों यहां पर इन सभी को याद कीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, तो यह हैदराबाद में है। पीलीभीत की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का दोस्तों इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो यह भी ध्यान रखिएगा पीलीभीत का। गुरुग्राम की बात करें तो भारत का पहला हेली हब है, और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका भी हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे चलते हैं 23 और 24। कौन सी रचनाकार सही सुमेलित नहीं है? सभाभूषण हरिदत्त शर्मा, कीर्ति विलास सदानंद डबराल, मोचंग काव्य संग्रह रूप मोहन सकलानी, और गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री। तो सभाभूषण दोस्तों हरिदत्त शर्मा जी की बिल्कुल सही है, कीर्ति विलास सदानंद डबराल जी की भी सही है, मोचंग काव्य वाला गलत है, और ये आपको मिलेगा यहां पर चक्रधर से यहां पर बहुगुणा का। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है। बाकी दोस्तों ये सभी बाकी मतलब सभी सही है, केवल एक गलत था, चक्रधर बहुगुणा इसका सही आंसर होगा। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गिरोला जी को कहा जाता है। ठीक है, यहां पर कुमाऊं का अगर चंद्रवंश का जो यहां पर कुंभकर्ण है, ये कल्याण चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा किस वर्ष कराया गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा बी, यानी 1796 में। आपको ध्यान रख लेना है कि बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र का यहां पर जो ये कराया गया था, जीर्णोद्धार कराया गया था, ये महावीर सिंह थापा के द्वारा कराया गया था। 1796 में इन्होंने ये जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, ये किसने बनवाया था, तब सुदर्शन शाह या उनकी रानी यहां पर खनेती देवी है, उनका नाम आता है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी की शैली कौन सी है? तो आप कहोगे जी ये कत्यूरी शैली है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्वनाथ मंदिर की जो शैली है ना, वो कत्यूरी शैली में है। ठीक है, केदारनाथ कत्यूरी शैली में है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी? क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी? तो जी यहां पर ये लेने वाली है 1986 में। तो 1986 की जो यहां पर दोस्तों शिक्षा नीति आई थी ना, उसका स्थान लेगी। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर दीजिएगा। इसरो द्वारा PSLV C-53 के माध्यम से किस देश के 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है जून 2022 में? तो देखिए दोस्तों एक चीज मान के चलिएगा,
कि आयोग ने पिछले कई एग्जामों में ग्राम विकास अधिकारी के दोनों तीनों एग्जामों में इसरो से संबंधित या फिर साइंस से संबंधित जो ऐसे प्रश्न हैं वो आपको पूछे हैं। तो आपका काम बनेगा इसरो नासा के जो हाल ही में कुछ मिशन हुए हैं उन्हें याद कीजिएगा। तो जून 2022 में इसरो द्वारा PSLV C-53 के माध्यम से सिंगापुर का भेजा गया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर अमेजिनिया की बात करें तो अमेजिनिया भी फरवरी 2021 में भेजा गया था, जो काफी चर्चा में रहा था। ये पृथ्वी अवलोकन ग्रह था, ठीक है, PSLV C-51 के माध्यम से भेजा गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। सबसे पहले 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, और इस नीति ने 1986 को ही क्या किया है, यहां पर क्या किया है, उसका स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। कुछ यहां पर युद्ध अभ्यास है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो जी हाँ, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे बी देख रहे हैं, लामित्य, ये भारत ओमान के बीच में नहीं बल्कि भारत और सेशल्स के बीच में है। ब्रज प्रहार भारत USA, एक्यूवेरिन मालदीव के साथ, उदार शक्ति हाल ही में मलेशिया के साथ, और सेशल के साथ दोस्तों लामित्य था, और ईस्टर्न ब्रिज है यहां पर किसके साथ, ओमान के साथ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और इसका आंसर दीजिएगा कि वर्ष 2024 का 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर कराया जाएगा। तो G20 शिखर 2024 का होगा, वो कहां पर होगा, किस देश में होगा। तो जी आप कहोगे तो सरल प्रश्न है, ब्राजील में होगा। अभी 18वां भारत में हो रहा है, ठीक है। इससे पहला इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, और उससे पहले इटली रोम में हुआ था। तो ये सभी फैक्ट ध्यान रखिएगा। और चीन की बात करें तो 2022 में दोस्तों चीन का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। तो 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ है, यहां पर चीन में हुआ है। अगला कब होगा 2023 में, यानी अगले साल ब्रिक्स BRICS होता ना, तो चाइना में यहां पर 2022 में हुआ। तो नेक्स्ट कहां पर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, प्रमुख संगठन व उनकी स्थापना वर्ष सही मेल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, जो खाद्य एवं कृषि संगठन है ना, इसकी स्थापना 1900 यहां पर आपको ध्यान रखना है 45 में होती है। नाटो 1949, एक प्रश्न नाटो से आपके लिए बनना ही बनना है। इंटरपोल 1923, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कॉमनवेल्थ की गठन होता है 1931 में। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा गया है कि कौन सा आश्रम उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। तो शिवानंद आश्रम उत्तरकाशी में है, जयपुर आश्रम उत्तरकाशी में है, पायलट बाबा आश्रम उत्तरकाशी में है, और बीटल्स आश्रम की बात करें तो ये ऋषिकेश में है। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, सिडकुल की स्थापना किस वर्ष होती है। सिडकुल की स्थापना किस वर्ष होती है। तो देखिए सिडकुल की जो स्थापना होती है ना, यह होती है ऑप्शन नंबर बी, 2002 में सिडकुल की स्थापना होती है। और वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। हाल ही में दोस्तों आप जो पार्टी है यहां पर किसकी, केजरीवाल सरकार की, उनको भी यहां पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। और बाकी पहले 8 थी, 2 से यहां पर वापस जो दर्जा है वो छीन लिया गया था। तो वर्तमान में टोटल कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। खाकी में इंसान, इस बुक को किसने लिखा है। खाकी में इंसान। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रख लेना है ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार, यहां पर ये सही आंसर है। शेखर पाठक की दोस्तों बात करें तो चिपको मूवमेंट है ना, हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद, ध्यान रखिएगा, हरी भरी उम्मीद। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, हरी भरी उम्मीद, किसने, शेखर पाठक ने। अब देखिए शेखर पाठक ने हरी भरी उम्मीद लिखी, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ द चिपको मूवमेंट, और आगे कुछ और भी था, ठीक है। अब इसका जो यहां पर ट्रांसलेशन किया था वो मनीषा चौधरी ने किया था। तो शेखर पाठक ऑप्शन में ना आए तो मनीषा चौधरी ध्यान रखिएगा चिपको मूवमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष होती है, इसका आंसर दीजिएगा। तो दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो कब होता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण दोस्तों आपको बताना है, राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है।
तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो 1980 है ये यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न यहां से नोट कीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। तो 1980 का तो आपने देख लिया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको यहां पर ऐसा पूछा जाएगा कि यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि 1975 में क्या था, तो 1975 से दोस्तों आपको जो ध्यान रख लेना है वो क्या ध्यान रख लेना है, एकीकृत बाल विकास सेवा की शुरुआत होती है। एकीकृत बाल विकास सेवा, बाल विकास सेवा। तो एकीकृत बाल विकास सेवा की स्थापना यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत 1975 से होती है। 1978 की बात करें दोस्तों तो ध्यान रख लेना, एकीकृत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रख लेना 1978 से। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर सही है। और 1983 से अगर आप ध्यान रख लेना चाहते हो तो वहां पर यह है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 37 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? सिंगापुर, सिंगापुर ऐसा होगा। अब बताइएगा आंसर, कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है? देखिए दोस्तों, G20 भारत यहां पर इस बार यहां पर अध्यक्षता कर रहा है। तो एक प्रश्न मान के चलेगा कि एक प्रश्न यहां से एग्जाम में बनना ही बनना है। तो G20 का यहां पर आपको बताना है कि सदस्य देश नहीं है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी ही, सिंगापुर नहीं है। मैक्सिको, अर्जेंटीना, तुर्की, आसानी से आप याद कर दोगे। देखिए जो कमजोर है पहले वो आपको याद करना है, मैक्सिको, अर्जेंटीना, तुर्की। इसके अलावा दोस्तों जो G7 के सभी देश हैं, जो पावरफुल देश है, जो यहां पर जर्मनी हो गया है, फ्रांस हो गया है, यूके हो गया है, यूएसए हो गया है, जापान हो गया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना। तो ऐसे में आप आसानी से उन्हें याद भी कर दोगे। तो G20 के सदस्य में आपको सिंगापुर नहीं है, क्योंकि ये पावरफुल है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, मतलब इनकम के मामले में, और ये शामिल नहीं है। तो बस आपको इसलिए इसे स्पेशल ध्यान रखना है, सिंगापुर को। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, इसका आंसर दीजिएगा। 13 मई 2023 चर्चा में रहे हाथी बड़कला क्षेत्र स्थित है। तो आप कहोगे कि यार यहां से कुछ था इंपॉर्टेंट, हाथी बड़कला कहां पर है? आप कहोगे कि ये देहरादून में है। अच्छा, चर्चा में क्यों था? ये चर्चा में इसलिए था दोस्तों, यहीं से श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत होती है उत्तराखंड में। श्री अन्न महोत्सव आपको पूछा जाएगा कहां से शुरुआत होती है? देहरादून से जी। अब देहरादून ऑप्शन में नहीं दिया उसने, तब हाथी बड़कला ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 39 और क्वेश्चन नंबर 40, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? इसका आंसर दोस्तों आपको देना है, काफी अच्छा यह प्रश्न है, आंसर दीजिएगा इसका। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार है यह कब दिया गया था? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो यहां पर ए है, 1833 का चार्टर है, यह यहां पर बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम द्विसदनीय कब बनाया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था, ठीक है। 1935 अधिनियम की बात करें तो यहां पर क्या क्या है, इसके तहत दोस्तों ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत होती है। संघीय शासन का दोस्तों यहां पर प्रावधान किया गया था पहली बार। और द्वैध शासन केंद्र में, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी किसमें की गई थी? ये सी के तहत की गई थी, यानी 1935 के तहत की गई थी। और 1892 से दोस्तों एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहां पर दोस्तों यह है कि भारतीय विधानसभा में पहली बार बजट पर बहस करने की जो शक्ति का प्रावधान था ये 1862 में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। दादरा नागर हवेली का दमन एवं दीव का विलय संबंधी विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 40 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 27 नवंबर 2019 को। देखिए ये लोकसभा से था, ये राज्यसभा से था, और ये चीज आपको ध्यान रख लेना है कि इस स्थिति से मान्य हो जाता है। तो दादरा नागर हवेली को दोस्तों यहां पर क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं और एक यूटी बना देते हैं। कब से? 26 जनवरी 2020 से। यह विधेयक लोकसभा से कब पारित होता है जी? लोकसभा से होता है 27 नवंबर को 2019 में। राज्यसभा से कब होता है जी? 3 दिसंबर को होता है। और मान्य कब हो जाता है? ये 20, यहां पर आपको ध्यान रख लेना है, 26 जनवरी 2020 से। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 41 और 42, कौन सा मंदिर उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? कचडू देवता, कल्प केदार मंदिर,
नागनी माता का मंदिर और बानड़ी देवी का मंदिर। तो जी हाँ, आप कहोगे कि बानड़ी देवी का मंदिर नहीं है और आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर देखिए, ये सभी मंदिर है यहां पर उत्तरकाशी के। नागड़ी माता, कंडार देवता, मंझियाली सूर्य मंदिर, कर्ण मंदिर, दुर्योधन, रिंगाली देवी, कचरू देवता और कुटेटी देवी। तो ये सभी दोस्तों यहां पर उत्तरकाशी के मंदिर है ना। नागरी माता के डर से यहां पर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नागरी माता के डर से कर्ण दुर्योधन कहां पर छुप चुके थे, रिंगाली देवी की कुटिया में छुप चुके थे। तो कुछ ऐसे में आपको ये सभी ज्यादातर जो यहाँ पे मंदिर है याद हो जाएंगे। नागरी माता के डर से, नागरी माता मंदिर ये हो गया, डर का मतलब कंडार से, और के कहां पर कर्ण और दुर्योधन कहां पे छूट गए थे, सूर्य मंदिर या कुटेटी देवी, कचरू देवता, कुटेटी देवी। तो का से आपको याद हो जाएगा कि कुटिया में जा छुपे थे, कचरू देवता की कुटिया में जा छुपे थे। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि क्रांचल देव का ताम्रपत्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आप कहोगे कि ये बालेश्वर से प्राप्त हुआ है और 1223 ईस्वी का है क्रांचल देव का, बालेश्वर से जो प्राप्त हुआ है। किसका है? क्रांचल देव का। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश था वह कौन सा था? तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है आजकल यूएसए हमारे ज्यादा नजदीक है व्यापार के मामले में। चीन पहले हुआ करता था, फिलहाल यहां पर काफी समय से यूएसए आगे चल रहा है। 44वां क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? मतलब आईपीएल 2023 की बात की गई है और आईपीएल 2023 में पहला शतक इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया था, यह आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है यहां पर वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। शुभनम गिल तो दोस्तों यहाँ आप सभी जानते हैं, इन्होंने सर्वाधिक लगाए हैं यहाँ पर। और क्या बात करते हैं कि शुभनम गिल की बात करें तो इन्हें ऑरेंज कैप भी मिली है ना। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 45 है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह की है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के द्वारा की गई है। करंट अफेयर की क्लास में हम आपको ये ऑलरेडी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 46, क्वेश्चन नंबर 47। उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, इसको किसे कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 46 का आंसर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 46 का राइट आंसर जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपको, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। ये यहां पर मिलेगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और एक चीज दोस्तों ध्यान रख लेना, यहां पर एक आती है लद्दाख श्रेणी। क्या आती है? लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी से आपको यह ध्यान रख लेना है कि यहां पर एक जगह है राकापोशी। क्या नाम है? राकापोशी। ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है राकापोशी। ठीक है, तीव्र ढाल वाला पहाड़ी है ये राकापोशी। कहां पर है? लद्दाख श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 47 और आंसर दीजिएगा इसका क्या आपको मिलने वाला है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर यहां पर है 47। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 47, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें तो आपको दोस्तों जो मिलने वाला है ये आपको क्या मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा नहीं मिलेगा। क्योंकि रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो 1947 में ये बनाई गई थी। राजस्थान में तो है ही। मेघालय की बात करें जो बांग्लादेश है उससे भी अपनी सीमा यही रेड क्लिफ रेखा बनाती है। हरियाणा दोस्तों यहां पर ये लाइन नहीं इससे बनती है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, प्रमुख शिखर है, इनकी हाइट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आंसर देना काफी अच्छा प्रश्न है। आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अन्नाई मुडी 2595 नहीं, ये 2695 है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी गलत है। ठीक है, गुरु शिखर 1722 अरावली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाई मुडी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी भी यही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। डोडा बेटा यहां पर नीलगिरी जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और 2637 इसकी यहां पर ऊंचाई है। महेंद्रगिरी पूर्वी पर्वत जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची है, यानी उड़ीसा में आपको मिलेगी। 1501 मीटर इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है?
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो जी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भोपाल मध्य प्रदेश में मिलता है। देखिए इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इसकी स्थापना होती है 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना होती है। अगर आपको पूछा जाएगा शिमला में, तो शिमला में दोस्तों क्या है, तो शिमला में आपको ध्यान रख लेना है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये ध्यान रखिएगा कहां पर है, ये आपको मिलेगा शिमला में। जोरहाट असम में क्या है, तो जोरहाट दोस्तों असम से आपको ध्यान रख लेना है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो रफरी है जोरगढ़ में और हपरी है कहां पर, शिमला में। और जबलपुर मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए टफरी हो गया है, हपरी हो गया है और रफरी हो गया है। कहां कहां पर है, तो रफरी की बात करें तो भाई साहब जोरहाट में है, हपरी की बात करें तो शिमला में है और टफरी की बात करें तो जबलपुर में है। तो क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों यहां पर सही हो गया है, अच्छे नाम है ये, हपरी टफरी फपरी है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 और आंसर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर आंसर आपको देना है और क्वेश्चन नंबर यहां पर आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 50 का, कि कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इसका आंसर आपको देना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपने कभी भी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं सुना होगा, आपने वीडियो डिस्प्ले यूनिट सुना होगा। कंफ्यूज तो आपको जो करता था वो कराता विजुअल डिस्प्ले यूनिट नाम से करवाता था, हाँ सॉरी वीडियो नहीं है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपको ध्यान रख लेना है। और ट्रांजिस्टर के विकास करने में किसका श्रेय नहीं है जरा आपको बताना है। 51वां क्वेश्चन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है वीडियो का। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिलने वाला है सी, ME होप नहीं है। इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को यहां पर खोज की थी 1971 के आसपास। विलियम शोकली, बारडीन और ब्रेमन, इन सभी का ट्रांजिस्टर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। ट्रांजिस्टर की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी वहां पर इसका प्रयोग हुआ था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर यहां पर है क्वेश्चन नंबर 52, किस प्रकार के रोम मेमोरी में प्रोग्राम एक ही बार में स्टोर किया जा सकता है और एरर आ जाने पर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर पी, रोम। देखिए प्रोग्रामेबल जो रीड ओनली मेमोरी होता है ना, इसमें प्रयोग होता है। इसमें डाटा आप केवल एक बार स्टोर करोगे और कभी एरर आ गया तो आप इसे क्या करोगे, इसे आप सही नहीं कर सकते हो। ईपी रोम में दोस्तों इरेजेबल आता है तो आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसे आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टोर यहाँ पर दोबारा सुधार कर सकते हो अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स होती है उनके माध्यम से, परावैंगनिक किरणों के माध्यम से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो आपको मिलेगा यहां पर, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ डी। देखिए डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर ये इंपैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 54 और इसका आंसर देना है। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है और इसे सोल्व कीजिएगा कि 12 वर्ष का राजू अपने भाई संतोष से 3 गुना बड़ा है। राजू की आयु उस समय क्या होगी जब संतोष से वह 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दोनों नाम क्या यहाँ पर है, एक है राजू और एक है संतोष जी हैं। तो देखिए यहां पर बोला है कि राजू अपने भाई संतोष से 3 गुना बड़ा है, तो ये हो गया राजू और ये हो गया संतोष। सोल्व कीजिए तब तक आंसर दीजिए। तो यहां पर बोला है कि राजू 12 वर्ष का राजू कितने साल का है, 12 वर्ष का, अपने भाई संतोष से 3 गुना बड़ा है। तो इसकी एज कितना होगी, क्योंकि ये 12 साल का है तो ये इससे 3 गुना बड़ा है, तो मतलब दोस्तों यहां पर ये 4 साल का होगा। तो संतोष की एज कितनी है, 4 साल की, तभी तो ये 3 गुना होगा यानी 12 साल का होगा। अब देखिए यहां पर बोला है कि राजू की आयु उस समय कितनी होगी जब संतोष से दुगना हो जाएगा। तो दुगना दोस्तों कब हो सकता है,
तो दुगना अगर यहाँ पर ये 5 साल का होगा तो ये भाई साहब 13 साल का होगा, ये 6 साल का होगा तो ये 14 साल का होगा, ये 7 साल का होगा तो 15 साल का, और ये 8 साल का होगा तो 16 साल का। दुगना यहां पर हो रहा है ना, 8 का दुगना 16, तो बिल्कुल यहां पर 16 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं कि सत्यप्रसाद रतुड़ी ने हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हिमाचल या हिमालय, हाँ ठीक है, हिमाचल पत्रिका का। तो देखिए दोस्तों 1948 में मसूरी से यहां पर इसका प्रकाशन किया गया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, शक्रादित्य और शक्रोप्रम की उपाधि किस गुप्तकालीन शासक ने ली थी? शक्रादित्य, शक्रादित्य और शक्रोपम, शक्रा को किसने हराया था? तो ऐसा भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर स्कंदगुप्त बिल्कुल सही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसने महाराजा धीराज की यहां पर उपाधि ली थी, क्योंकि पहला जो गुप्तकालीन शासक था ना वो श्रीगुप्त था। क्या था? श्रीगुप्त था। और वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अपना पावरफुल राजा था तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि ले ली थी। विक्रमादित्य और विक्रमांक चंद्रगुप्त द्वितीय का यहां पर उपनाम है, ठीक है। और पराक्रमांक की बात करें तो समुद्रगुप्त का है। भारत का नेपोलियन भी इसी को कहते हैं, ठीक है, भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 57 है, नन्नुक किस वंश का संस्थापक था? नन्नुक। तो आप कहोगे जो ऑप्शन नंबर जो सी है यहां पर चंदेल वंश, यहां पर यह सही था। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60, 1844 में देहरादून से सरकारी चाय बागान की शुरुआत किसने की थी? 1844 में देहरादून से सरकारी चाय बागान की शुरुआत, देखिए दोस्तों डी चोफिन की बात करें तो इन्होंने जो पौड़ी के आसपास जो यहाँ पर जो चोपता जो शहर है ना, वहां चोपता है चौपाला कुछ ऐसा शहर है, वहां पर की थी। मतलब इन्होंने पौड़ी पर सरकारी चाय फैक्ट्री बनाई थी। जेमिसन यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है। और हडल्सन की बात करें तो इन्होंने यहां पर 1843 में बनाया था। 1843 में यहां पर इन्होंने चाय फैक्ट्री लगाई थी पौड़ी में। तो हडल्सन आपको यह ध्यान रख लेना है। और असाई वेंग की बात करें तो ये 1850 में आया था। कहां पर? 1850 में गढ़वाल में आया था। 59, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता क्रम में तीसरा स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान किसका है? किस जनपद का है? राज्य में सर्वाधिक साक्षरता के क्रम में तीसरा स्थान है किसका? तो जी हां, देहरादून पहला है, नैनीताल दूसरा है, चमोली तीसरा है, चौथा पिथौरागढ़ है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। तो अगर आपको चौथा पूछ ले तो पिथौरागढ़ जी, तो साक्षरता क्रम यहां पर यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करते हैं सबसे कम साक्षरता कहां पर है, जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा औद्योगिक आस्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान पंतनगर का है, आपको यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 61, क्वेश्चन नंबर 62, पेज मेकर एक लेआउट सॉफ्टवेयर है जिसे किसने विकसित किया था? तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, एडोबी, यहां पर आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 और इसका आंसर दीजिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे सोल्व कीजिए पहले और आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 62 का, राम की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी यदि विमल का 8वां जन्मदिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु कितनी होगी? सोल्व कीजिए, जरा कॉपी पेन रखिए और सोल्व कीजिए रफ कॉपी में अपनी जल्दी जल्दी और आंसर दीजिएगा। देखिए यहां से सबसे पहले हमें क्या पता कर सकते हैं, यहां पर हमें ना तो अभी राम के पिता की आयु पता नहीं है ना। राम की आयु हमें 1/6 है राम के पिता की, यह भी हमें मालूम है। हमें केवल आयु जो पता है वो विमल की प्राप्त है, तो विमल की आयु की बात करते हैं, ठीक है। विमल की दोस्तों आयु कितनी दे रखी है जी? बोला है कि 8वां जन्म दिवस उसने 2 वर्ष पूर्व मनाया था। मतलब अभी कितने साल का होगा? मतलब अभी ये 10 साल का होगा। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि विमल की आयु 10 वर्ष है। अब यहां से बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, देखिए राम की आयु अपने पिता की आयु के 1/6 भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो आंसर आपको देना है 10 वर्ष बाद होगी, ध्यान रख लेना है 10 वर्ष बाद। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों इसका क्या होगा। तो देखिए 10 वर्ष बाद यानी ये 10 वर्ष है, 10 आप ऐड करोगे मतलब हो गया 20 वर्ष। तो 20 वर्ष बाद यहां पर हो जाएगा 40 वर्ष और ये किसकी आयु होगी? ये इसके पिता की आयु होगी। मिल गया दोस्तों आंसर। तो जी हां, यहां पर आपको मिल गया 40,
अब यहां पर आपको बोला है कि राम की आयु अपने पिता की आयु की कितनी होगी। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो वर्तमान आयु बतानी है, आंसर दीजिएगा। काफी अच्छा और काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40 माइनस 10 बराबर 30 बट्टे यहां पर आपको 6 और 6 पंजे 30 यानी 5 साल। अब देखिए किसे समझ में आया और किसे नहीं, यहां पर बताइएगा। अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए विमल की आयु हमें पता चल गई है कि ये क्या है कि विमल की आयु 8वां जन्मदिवस मनाए हैं तो 10 साल उसकी एज हो जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे ये बोला था कि 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु तो हमें विमल की पता चल गई 10 है, और 10 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी विमल की, तो जी वो यहां पर 20 साल का हो जाएगा विमल 10 साल बाद। अब इस साल में वो 2 गुना होगा, जो उसका पिता की आयु होगी वो 2 गुना होगी, यानी उसके पिता की आयु यहां पर 40 साल हो जाएगी। अब जब 40 साल उसके पिता की आयु हो चुकी है तो 10 वर्ष ये बाद की है ना, 10 वर्ष की बात की है, तो इसलिए 40 में से 10 माइनस कर दो तो वर्तमान आयु हमें उसके पिता की मिल जाएगी, वो 30 वर्ष होगी। अब यहां पर बोला है राम की आयु हमें पता करनी है, वो अपने पिता से 1/6 है, तो 30 का 1/6 किया हमने तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको अब समझ आ चुका होगा, आप इसे सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए आकृति मिनटों, दिनों और महीनों में कौन सा सबसे यहां पर भली भांति दर्शाता है, चित्र को आपको बताना है। तो सही आंसर दोस्तों आपको मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबसे पहले देखिए ये आ चुका है आपका महीना, ये क्या आ चुका है आपका महीना। अब उसके बाद यहां पर आते हैं दिन, महीनों के भीतर ही तो दिन आते हैं, तो ये आगे है दिन, और दिनों के अंदर क्या आएगा, समय यानी मिनट। तो ये यहां पर इसका कर्म होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष होती है। तो बिनसर की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना है, बिनसर की बात करें दोस्तों बताएगा तो ए एस बी 86, 87, 88, अस्कोट, सोना नदी और विनसर। तो 1988 यहां पर ये सही है। 93 में किसका होता है जी, बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो 86 में किसका है, अस्कोट का है, 87 में सोना नदी का है, 88 में विनसर का है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 65 और क्वेश्चन नंबर 66। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों 1995 से होती है। 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ये वेन आरेख से ही है। देखिए दोस्तों एक चित्र तो आपको ऐसा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, चित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आंसर दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 66 का। तो ये सही संबंध आपको बताना है। तो देखिए शिक्षित, नौकरी पेशा और शिक्षक। तो देखिए जो शिक्षित होगा वो, जो शिक्षक होगा वो शिक्षित भी होगा जी, होगा ना। ये शिक्षक हो गया है और ये शिक्षित हो गया है, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षित यहां पर हो गया है। अब यहां पर बोला है कि नौकरी पेशा। अब देखिए नौकरी पेशा, देखिए जरूरी थोड़ी ना है कि वो शिक्षित हो, जरूरी थोड़ी ना है कि वो यहां पर सरकारी नौकर हो। तो ऑप्शन जो आपको यहां पर जो डी दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही होगा। मतलब सबसे अंदर का क्या है, सबसे अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है शिक्षक, और जो शिक्षक होगा सभी शिक्षक शिक्षित भी होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। और नौकरी पेशा वाला हर इंसान जरूरी थोड़ी ना हो वो शिक्षक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 67, क्वेश्चन नंबर 68। मीरा बहन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। आप मूलतः लंदन से थी, आपने पशलोक आश्रम की स्थापना की थी, और आपके द्वारा बापू राज पत्रिका का संपादन भी किया गया था, और आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी गलत है। पद्म विभूषण इन्हें मिला था, पद्म भूषण नहीं मिला था इन्हें, पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। दूसरा जो सबसे उच्चतम जो अवार्ड है ना ये इन्हें मिला था, पद्म विभूषण, भूषण नहीं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है राज्य में, सॉरी यहां पर ऐसा है राज्य में प्रथम है, ठीक है, प्रथम, राज्य में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है।
तो आप कहोगे जी पद्म बहादुर मल्ल है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पहले वाले प्रश्न दूसरे टाइप के थे, ये दूसरे टाइप के प्रश्न है। आपको आकृति पता करनी है कि यह आकृति आपको किस फिगर में आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 69 का ए बी सी और डी में 69 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर का मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा। देखिए ये वाली आकृति ना सेम आकृति, अब आराम से कितनी आसानी है आकृति है, यानी ये और यहां पर आपको मिलेगा ये। तो ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है ना, ऑप्शन नंबर डी वाली, तो यहां पर यही सही होगा। ये देखिए ये वाली और ये वाली, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा डी। 17वां क्वेश्चन है, ये फिगर आपको फाइंड करना है, यहां पर कौन सा होगा। देखिए आसानी से आप फिगर फाइंड कर दोगे, आपको पता करना है कौन सा होगा, सोचिए जरा। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक यहां पर ये दोनों साइड है, यह भी नहीं। तो कंफ्यूज किस में हो गए? कंफ्यूज आप दो में हो सकते हैं। इसमें बीच में एक लाइन है, इसमें बीच में लाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी कटा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहां पर फिगर है, ये यहां पर, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा, आप आसानी से पता कर दोगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहां पर सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आपको पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, आपको यह ध्यान रख लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा किस अनुच्छेद में? तो जी आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 71 में यह बताया गया है। 58 में, 59 में, 58 में, 54 में, 55 में, ये सभी कर्म आप यहां पर देखिए। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचक मंडल 54 में, निर्वाचन मंडल के बारे में यानी निर्वाचन मंडल प्रक्रिया के बारे में 55 में, और चुनाव संबंधी विवाद 71 में। क्वेश्चन नंबर 73, पंचायती सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी है? तो यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 21, यहां पर आपको सही मिलेगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। तो जी राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन किया गया है ये नवंबर 2004 को किया गया है। देखिए पंचायती राज में वोट डालने की एज तो 28 है, लेकिन पंचायती राज का सदस्य बनने की जो उम्र है वो 21 है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर 73 वाला क्वेश्चन। और राष्ट्रीय किसान आयोग से ध्यान रखिएगा, देखिए 18 नवंबर 2004 को इस आयोग की स्थापना होती है एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। किसान आयोग की जो यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना शुरू होती है ये 1998 में होती है, और किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की जो शुरुआत होती है ये 2007 से होती है। 2007 से राष्ट्रीय किसान नीति का। अगला क्वेश्चन है यहां पर 75, क्वेश्चन नंबर 76, किस वर्ष कार्बेट पार्क में एसटीएफ कह रहा हूं एसटीपीएफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इसका गठन किया गया था? तो जी हां 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला टाइगर रिजर्व था दोस्तों यहां पर 1973 में जो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, हार्क हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जी आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे डी देख रहे हैं 1988, ये यहां पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। टिहरी राजधानी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए टिहरी को राजधानी स्थानांतरित की गई थी, आपको बताना है, या टिहरी राजधानी बनी थी। पूछा गया प्रश्न है, वीडियो का प्रश्न है, वीडियो में पूछा गया ये प्रश्न है आपको। टिहरी राजधानी दोस्तों जो बनी थी ये 28 दिसंबर 1815 को बनी थी, 28 दिसंबर 1815 को बनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। और नैनीताल में 5 ताम्र मानव आकृतियां, बनकोट में 89 में, और नैनीताल में 99 में। तो ऑप्शन बी यहां पर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे दोस्तों, आंसर देते जाएगा दोनों का। देवलगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? देवलगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ जो सहायक नदियां हैं ये कोसी की है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। तो ऑप्शन डी कोसी की सहायक नदियां है देवलगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं कि राज्य के प्रथम महावीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है?
तो आप कहोगे जी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ बी यहां पर सही है, दीवान सिंह दानू यहां पर सही है। अशोक चक्र भवानीदास जोशी जी को दिया गया था, है ना, और जेके शाह को शौर्य चक्र पहला, और दीवान सिंह दानू को प्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहां पर 83, क्वेश्चन नंबर 84, आंख मिचौली नामक जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है ये किसका है? इसके अलावा यहां पर इनका एक चित्र और है जिसका नाम है गीत गोविंद। तो किसका है यहां पर ये रचना, गीत गोविंद और आंख मिचौली? तो आप कहोगे जी ये माणुक्य की हैं। किसके शिष्य थे जी? ये मोलाराम के शिष्य थे। मोलाराम किसके दरबार में था? सुदर्शन शाह के दरबार में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे ऑप्शन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में कहां पर खुलेगा? खुलेगा या खुला गया है? 3D प्रिंटेड डाकघर। तो सुनिएगा दोस्तों, राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु। ध्यान रख लेना है, 3D प्रिंटेड डाकघर बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 85, इसे सोल्व कीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, फिगर आपको पता करना है कौन सा यहां पर सही नहीं होगा, कौन सा यहां पर सॉरी सही होगा। सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 85 और 86 को। देखिए 86 का आंसर तब तक दे दीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा 1922 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर दीजिए 85 का, सोल्व कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो कर्म बना है ना, ऐसा बना है, देखिए ये वाला यहां पर गया है, ध्यान रख लेना, ठीक है, और ये वाला यहां पर गया है। मतलब ये आपस में क्या हुए हैं, बटे हुए हैं, मतलब ए का उल्टा ये आपस में गए हैं, और ये यहां पर ऊपर नीचे हुए हैं। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, आसानी से आप पता कर दोगे। यानी क्या हुआ है कि सी आपको यहां पर, सी जो यहां पर था पहले वो यहां पर आ गया है, यानी इस क्रम में आ गया है, और जो ये त्रिभुज था ये इधर चला गया है। तो ऐसा ही दोस्तों यहां पर क्रम है, और ऑप्शन नंबर जो आपको यहां पर डी दिखाई दे रहा है ये यहां पर सही है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। अब देखिए यहां पर, यानी ये बात करेंगे तो ये यहां पर आएगा, यानी ये यहां पर आ गया है, ये यहां पर जाएगा, तो यानी ये त्रिभुज, और यहां पर ये इधर आ गया है। ये वाला नीचे आएगा, यानी ये यहां पर आ चुका है, सॉरी ये इधर इधर जाएगा क्योंकि चेंज होगा ना, तो ये यहां पर आएगा, और बाकी दोस्तों यहां पर ये वाला आएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है ये यहां पर सही है। तो सोल्व कर दोगे दोस्तों, आई होप आप आसानी से इसे, क्योंकि इन्होंने इसको क्या किया है कि जो यहां पर है ना डायगोनली यहां पर क्या कर दिया है, इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, इधर इसको इधर कर दिया है, इसको इधर आपस में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 के 87 की बात करते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा डालू का दगड़ा संगठन स्थापना कब की गई थी? देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जी से तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न 1982 का ही आता है, और यहां पर इन्हें रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया गया था। फिर 2009 में दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया गया था। तो दो प्रश्न इंपॉर्टेंट ये हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी की बात करें तो 1970 में, डालो का दगड़ा 1970 में। काफल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? काफल का वैज्ञानिक नाम, तो काफल का वैज्ञानिक नाम है मायरिका एस्कुलेटा। ऑप्शन बी यहां पर सही है। देखिए बर्बेलिस लेशियम की बात करें तो किल्मोड़ा का यहां पर ये वैज्ञानिक नाम है। जंगलेनस रेजिया अखरोट का वैज्ञानिक नाम है, और आर्टिका डायोसिया कंडाली का यह वैज्ञानिक नाम है। कैसे याद करोगे? देखिए गढ़वाली में हम दर्द को क्या कहते हैं? दर्द को बोलते हैं ना डा लग गया, डा डा मतलब दर्द हो रहा है, डा लग रहा है यानी दर्द हो रहा है। तो कंडाली डा यानी दर्द हो रहा है, तो डायोसिया। तो ऐसे दोस्तों आप याद करना, ठीक है। और किल्मोड़ा कितने स्वादिष्ट फल होते हैं, हम क्या करते हैं लसोट सपोट के खाते हैं। तो लेशियम आप ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। बार बार हम किल्मोड़ा के फल को खाते हैं ना, कितने स्वादिष्ट फल होते हैं, छोटे छोटे से दाने। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 89 और 90। जमरानी बांध, देखिए दोस्तों जमरानी बांध कई बार आ चुका है, सरल भी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह गोला नदी पर है। तो जमरानी बांध गोला नदी पर है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो आप कहोगे कि मदर टेरेसा जो मेमोरियल अवार्ड 2021 है यह अनिल प्रकाश जोशी जी को दिया गया है। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने का प्रस्ताव दिया था? देखिए कौशिक समिति की बात करते हैं तो उन्होंने 3 मंडल का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में 2 है, और बोल रहे हैं कि हम तीसरा भी बनाएंगे, अभी धामी जी ने घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 92, बोध गया अभिलेखों में कुमाऊं के नाम मिलता है। बोध गया अभिलेखों में कुमाऊं का क्या नाम मिलता है? 92वां क्वेश्चन।
तो आपको है जी कामदेश मिलता है, ठीक है। अगर बात करें बुद्ध ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ है वहां पे उत्तराखंड के लिए हिमवंत नाम मिलता है, ठीक है। और कुमाऊं के लिए जो नाम मिलेगा ये कामदेश मिलेगा। मानसखंड गढ़वाल के लिए मिलता है, ठीक है। मानसखंड कुमाऊं के लिए मिलता है किसमें, स्कंद पुराण में। केदारखंड गढ़वाल के लिए मिलता है स्कंद पुराण में। द्वित्रयी लेख वाली मुद्राओं का संबंध है किससे, द्वित्रयी लेख वाली मुद्राओं का जो संबंध है दोस्तों ना, ये मिलेगा आपको योद्धे वंशों से। ध्यान रख लेना, योद्धे वंशों से। तो कुषाणों की मुद्रा तो दोस्तों अमोघ भूति की मुद्रा है ना। छत्रपति वाली मुद्रा यहां पर आपको मिलेगी। तो चंद वंशों की तो कोई भी मुद्रा यहां पर नहीं मिली है। उत्तराखंड में चंदों की कोई भी मुद्रा नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी या कनिक सहायक में आपको पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस वंश की मुद्राएं उत्तराखंड में नहीं थी, तो चंद वंश की मुद्राएं नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 94-95 पे चलते हैं। पूछा गया है सुदर्शन शाह के समय टिहरी प्रशासन कितने परगनों में विभक्त था। तो देखिए सुदर्शन शाह के काल में यहां पर ये था 4 परगनों में, 4 थानों में भी दोस्तों इसने बांटा था सुदर्शन शाह ने, ठीक है। और सुदर्शन शाह से दोस्तों यहां पर तो इतनी बात होगी। लेकिन अगर 22 की बात करें तो बाद में जब प्रताप शाह यहां पर भू बंदोबस्त करवाता है उस समय बढ़ जाते हैं। राज्य की नई कृषि नीति जारी की गई है कब, राज्य की नई कृषि नीति जो जारी की गई है ये की गई है 2011 में। ऑप्शन डी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 96-97 सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो किया गया है ना, ये किया गया है ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुन्नो वाला चूज कर रहे हैं नहीं ये गलत होगा, ठीक है। सतपुड़ा जो चूज कर रहे हैं वो दूसरा स्थान वाला है। तो सबसे बेहतर रखरखाव के लिए सतपुड़ा को दूसरा स्थान, पेरिया टाइगर रिजर्व यहां पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा था। तो जी आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो यहां पर मुकुंदी लाल है उन्होंने रखा था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 54वां गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में 54वां है। और रामगढ़ बिधेशरी ध्यान रखें, सॉरी बिसधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में आपको मिलेगा। पूछ देंगे कि रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है, राजस्थान में है। गुरु घासीदास कहां पर है, तो आप कहां पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि लेटेस्ट वाले टाइगर रिजर्व है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों इसकी पीडीएफ की बात कर लेता हूं। देखिए हाँ आपको मैं अब से 2-2 पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए और पीडीएफ दोस्तों एक दिन पूरे कंप्लीट दिन रखूंगा, यानी आज की ये क्लास की पीडीएफ है और ये क्लास की पीडीएफ दोस्तों पूरे एक दिन तक रहेगी जब तक कि नई क्लास नहीं आती है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और शुरुआत से आपको जो हमारे 20 प्रैक्टिस सेटों की सीरीज है, जो पहले पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाए हैं उन्हें एक मौका दोस्तों दोबारा दे रहे हैं कि वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों रात को 12 बजे के बाद से हम रख देंगे, यहां पर रख देंगे। जो आप यहां पर देख रहे हैं जो पहला वाला है 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट यहां पे रखेंगे। तो 2 पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ भी और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको दोनों यहां पर मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 99 सोल्व कीजिएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 99 सोल्व कीजिएगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर पहले 99 का आंसर दीजिएगा। 99 दोस्तों आपने देखा होगा कि एप्पल ने कहा कि भारत में अपने 2 जगह स्टोर खोलेंगे, एक तो दिल्ली में खोलेंगे एक मुंबई में खोलेंगे। जी दिल्ली में अभी नहीं खुला है, मुंबई में खुल गया है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आकृति का चयन कीजिए। देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे ना कि पहले ये यहां पर था, यहां से यहां पर गया, फिर यहां पे गया, मतलब 180 डिग्री दोस्तों इसने क्या किया, आपने टर्न लिया है। तो यह भी क्या करेगा 180 डिग्री जाएगा ना। पहले यहां पर ये इसकी दिशा ऐसी है, तब इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, फिर इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है ये सही है, तो आप ऐसे इसे कर दोगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है लास्ट और 100वां है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। आंसर तो दोस्तों आपको दिख गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कहोगे ये हेक्टर मुनरो है और आपको ये आता भी था पहले से ही, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने सभी कर लिए हैं। जो यहाँ पर बंगाल का जो ये युद्ध हुआ था ना, बक्सर वाला युद्ध, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, सुजाउद्दौला अवध नरेश, शाह आलम मुगल राजा और हेक्टर मुनरो के साथ यहाँ पर युद्ध होता है।
22 अक्टूबर 1764। एग्जैक्ट तिथि ध्यान रखिएगा। गवर्नर कौन था उस समय बंगाल का? बेंसीटाट था। और बाद में संधि कौन कराता है? क्लाइव करता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। देखिए बेंसीटाट को यहां पर हटने के बाद यहां पर क्लाइव दोबारा आता है, और अगले साल जो 65 की जो संधि होती है ना, कौन करता है? वो क्लाइव करता है। इलाहाबाद की जिसे संधि कहते हैं, इस युद्ध के बाद होती है पहली और दूसरी संधि। एक 12 अगस्त को होती है, एक उसी के 3-4 दिन के आसपास बाद में होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये 100 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप रिवीजन कीजिएगा। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगली क्लास आपकी यहाँ पर ये नेक्स्ट क्लास होगी, जहां पर हम आपको यहाँ पर उत्तराखंड स्पेशल होगी। तो उत्तराखंड स्पेशल यहाँ पर ये क्लास आपको मिलने वाली है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए रिवीजन करना इस समय सबसे अच्छी रणनीति होगी। देखिए दोस्तों, रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट लगाना, ये इस समय सबसे अच्छी रणनीति होगी। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना आपको ये फायदा देने वाला है। और कोशिश करना नए डाटा पढ़ने से बचना। आपको केवल रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। आपने 15-20 प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं, या फिर 30-40 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, 50-60 प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए हैं, उन्हें अच्छे से दोबारा अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले और हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाते रहें। तो धन्यवाद आप सभी का। नए वीडियो में मिलते हैं आपको।